अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट इन रीजनिंग शॉर्टकट। ये हमने एक सीरीज देखनी है, इस पे कुछ वीडियोस आएंगी। ये किससे रिलेटेड है? सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल जैसे कहते हैं ना कि 10 पर्सन रो में बैठे हुए हैं, कोई राइट पे बैठा है, कोई लेफ्ट पे बैठा है, ठीक है। तो कोई कौन एंड पे बैठा हुआ है बताएं, कौन मिडल में बैठा हुआ है। तो इन चीज़ों को हमने अंडरस्टैंड करना है। आई नो कि अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाए या एडवांस हो जाए तो बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो ये वीडियो बनाने के पर्पस जो है ना सीरीज बनाने का, वो ये है कि ये जो वीडियो हमने बनाई है, ये ऐसा नहीं है कि जिनका हाई आईक्यू है वही बच्चे इसको पिक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। ये हाई आईक्यू का बच्चा हो, एवरेज हो या लो आईक्यू का हो, ये सबके लिए है। अच्छा, ये क्यों मैंने कहा है ये सबके लिए क्यों है, ये किस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। बेसिकली जो वीडियो मैंने बनाई है ना, इसको मैंने क्या किया, मैक्सिमम सिंप्लीफाइड वर्जन में किया। मतलब सिंप्लीफाइड वर्जन का मतलब क्या है कि वीडियो जो आप पढ़ो, अब क्वेश्चन वगैरह सोल्व करोगे ना सिटिंग अरेंजमेंट के, तो आपको ऐसा ना हो कि आपको स्टेप्स को ब्रेन में सोल्व करना पड़े। यूजली तौर पर ये होता है ना, इस तरह क्वेश्चन को स्टूडेंट्स ब्रेन में सोल्व करते हैं, तो उससे क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाती है। जिन बच्चों को आईक्यू अच्छा होता है वो तो इमेजिनेशन अच्छी करके तो सोल्व कर लेते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स नहीं कर पाते, एवरेज आईक्यू के या लो आईक्यू के, उनको मसला होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये इमेजिनेशन वाला सिस्टम ही खत्म करके क्या कर दिया कि सारे स्टेप्स को आप हाथ से सोल्व करेंगे, ठीक है, मैथ की फॉर्म में। तो उसमें कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया हाई आईक्यू का या लो आईक्यू का। हर बच्चा कर सकता है। क्यों? क्योंकि सब ने क्या करना है, मैंने जिस तरह क्वेश्चन सारे बताए हैं, ये सब मैथ की फॉर्म में आपने सोल्व करने हैं। तो बहुत ही सिंपल हो गया, ठीक हो गया ना। तो इंशाल्लाह आपको ये सारी बातें समझ आएंगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप ये सीरीज देखें सारी, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपको समझ ना आए। तो अब जो जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा ना इसमें आपने उसको पॉइंट्स को याद कर लेना अच्छी तरह, उसको माइंड में रिटेन कर लेना है, एब्जॉर्व कर लेना है। अगर वो पॉइंट्स आपको याद रहेंगे ना, आपकी वो वन टाइम की इन्वेस्टमेंट होगी। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आए, जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स है, आपको इशू नहीं होगा। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या याद रखनी है जो पॉइंट, वो है डायरेक्शन, जो अपने माइंड में रखनी है। ठीक है। जैसे आपने हमेशा याद रखना है, ये प्लस बनाना है और याद रखना है हमेशा कि इस साइड पे क्या होता है, ईस्ट। ठीक हो गया। और इसके ऑपोजिट में क्या होता है, वेस्ट। ये बात याद रखनी है। फिर इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, और नीचे क्या है, साउथ होता है, और ऊपर क्या होता है, नॉर्थ। ठीक हो गया। अब ये डायरेक्शन है, जिस मर्जी कोडिंग फॉर्म में आप इसको याद रखें, माइंड में जिस तरह मर्जी याद रखें, लेकिन बस आपने याद रखनी है, ईस्ट वेस्ट और साउथ और नॉर्थ। ठीक है। नीचे साउथ होता है, ऊपर नॉर्थ होता है। ये डायरेक्शन आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए। इसका फायदा क्यों है, मतलब ये क्यों बता रहा हूँ, वो मैं आपको अब नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। आप ज्यूम करें यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है चेयर के ऊपर, ठीक है, मतलब नॉर्थ में बैठा हुआ है ये। और इसी तरह एक नीचे बंदा बैठा हुआ है चेयर के ऊपर। ठीक हो गया। ये नॉर्थ पे है और ये साउथ पे है। ये बंदा जो साउथ से बैठा है, ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है। ठीक हो गया। तो ये बात याद रखनी है, जब कोई बंदा साउथ पे बैठा है, यहाँ पे जस्ट बैठा हुआ है और वह नॉर्थ की तरफ देख रहा है, जब कोई बंदा नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो उसका राइट या लेफ्ट क्या है, उसका राइट ये वाला होगा। ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है। और ये उसका लेफ्ट साइड होगी। रिपीट कर देता हूँ, जब कोई बंदा नॉर्थ की तरफ बैठा है, तो उसका राइट और लेफ्ट ये होंगे जो मैंने बता दिए आपको। ठीक हो गया। ऊपर की फिगर बताई इसी पर्पज के लिए थी कि अगर डायरेक्शन हो ना किसी बंदे के देखने की नॉर्थ की तरफ, तो उसका राइट और लेफ्ट हम देख सकें। हमारा पर्पज ये है कि हमने राइट और लेफ्ट देखना है। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट नहीं मिस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है, इसका मतलब राइट और लेफ्ट ये वाले हैं। अच्छा, अब कोई बंदा नॉर्थ पे बैठा है और वो क्या कर रहा है, साउथ की तरफ देख रहा है, तो उसके राइट और लेफ्ट क्या होंगे, उसके राइट और लेफ्ट नीचे वाले से ऑपोजिट हो जाएंगे। ठीक है। मतलब जो साउथ से नॉर्थ की तरफ देख रहा था ना, उसके राइट लेफ्ट क्या थे, उसका राइट था ईस्ट की तरफ और उसका लेफ्ट था वेस्ट की तरफ। अब जब बंदा ऊपर से नीचे देख रहा है ना, तो ईस्ट की तरफ उसका क्या हो जाएगा, अगर हम देखें, ये नीचे राइट था ना, ईस्ट की तरफ, ऊपर लेफ्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। और इसी तरह नीचे लेफ्ट था ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई बंदा नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो ईस्ट की तरफ उसका राइट है और वेस्ट की तरफ उसका लेफ्ट है। लेकिन अगर कोई बंदा साउथ की तरफ देख रहा है, तो ईस्ट की तरफ उसका लेफ्ट है और वेस्ट की तरफ उसका राइट है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझा देता हूँ। एक बेसिक सी लाइन है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, 5 people sitting
इन अ रो फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। इसको हम किस तरह बनाएंगे कि वो किस तरफ देख रहे हैं, वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। तो ये हमारा मेन पॉइंट है ना, फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। हम क्या करेंगे, ये समझ लें 5 पर्सन बैठे हुए हैं और ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। अब ये इसने क्या कहा था, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। नॉर्थ की तरफ देखने का मतलब क्या होता है कि ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं सारे। तो ये सब की डायरेक्शन फिर क्या होगी, वो नीचे वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया आपको कि अगर लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हो तो उनका राइट किस तरफ होता है, ये ईस्ट की तरफ, और उनका लेफ्ट किसकी तरफ होता है, ये वेस्ट की तरफ। ठीक हो गया। अब हम दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। अब दूसरी एग्जाम्पल किस किस काम के लिए वो बताता हूँ मैं आपको। लिखा हो 5 पीपल सिटिंग इन अ रो। अब जस्ट इतना सा लिखा हुआ है 5 पीपल सिटिंग इन अ रो, डायरेक्शन नहीं गिवन, ऊपर तो डायरेक्शन गिवन थी ना। यहाँ पे मतलब ये लिखा हुआ ना फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, ये वाली चीज फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, नीचे तो नहीं ना लिखा हुआ वो, मतलब हमें डायरेक्शन ही नहीं बताई। अब जब डायरेक्शन नहीं भी बताई ना, जब डायरेक्शन नहीं बताई हुई, आपने तब भी कंसीडर करना है क्या है, ये टूवर्ड्स नॉर्थ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं भी गिवन तो आपने ये कंसीडर कर लेना है कि ये सब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ठीक हो गया। अब मैं बनाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये 1 2 3 4 5, ये 5 पर्सन हैं। तो इन अगर ये मैं ये मान रहा हूँ ना कि नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो इसका फायदा क्या होगा, वही फायदा कि वेस्ट की तरफ क्या हो जाएगा इनका लेफ्ट, और ईस्ट की तरफ क्या हो जाएगा इनका राइट, और ये क्या देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट दिए हैं ना आपको, ये सारी का सिर्फ एक ही पर्पज था, क्या कि अगर कोई बंदा नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो हमें पता हो कि उसका राइट या लेफ्ट क्या है। अगर कोई बंदा साउथ की तरफ देख रहा है तो हमें पता हो उसका राइट या लेफ्ट क्या है। ठीक हो गया। मैंने आपको बताया कोई बंदा नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो उसका राइट ईस्ट की तरफ है और उसका लेफ्ट वेस्ट की तरफ है। अगर कोई बंदा साउथ की तरफ देख रहा है तो उसका राइट वेस्ट की तरफ हो जाएगा और लेफ्ट ईस्ट की तरफ हो जाएगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि अगर तो डायरेक्शन गिवन है तो पता लग गया, उसने कहा फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ तो हमें पता लग गया। अगर वो लिखता फेसिंग टूवर्ड्स साउथ तो पता लग जाता। लेकिन अगर डायरेक्शन नहीं लिखी हुई तो हमने क्या कंसीडर कर लेना है, वो नॉर्थ की तरफ है, जो मैंने सेकंड एग्जांपल में एक्सप्लेन किया था। ठीक हो गया। तो क्या मतलब पता लगा हमें कि जो हमने ये वाली सारी डायरेक्शन सीखी है, ये सारी सीखी है, पर्पज सिर्फ एक ही था कि हम राइट और लेफ्ट डिटेक्ट कर सकें कि वो क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये राइट और लेफ्ट पे ही ना सारे के सारे क्वेश्चन की ना जो बेसिक्स है ना, सारा एसेंस है, वो ये डायरेक्शन है राइट और लेफ्ट, और राइट और लेफ्ट तक पहुंचने के लिए हमने सारा काम किया है। ठीक हो गया। अभी हमने कॉन्सेप्ट सीख ली है तो एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक है, उसको रीड करते हैं, उसको समझते हैं और उधर ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करते हैं राइट लेफ्ट वाला, और देखते हैं हमसे क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं होता। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट है। ठीक हो गया। अब मैं क्या करने लगा हूं, मैंने आपको ये कहा था कि मैं कोई भी चीज ब्रेन में सॉल्व नहीं करवाऊंगा। ठीक है, मैं जस्ट हाथ से सारे सॉल्व कराऊंगा कि हर तरह के बच्चे को समझ आ जाए। तो उसको समझने के लिए 2-3 पॉइंट्स हैं, वो अपने माइंड में याद रख लेने हैं। ठीक है, एक बार आपको फर्स्ट टाइम करते हुए आपको लगेगा मुश्किल पॉइंट्स हैं, लेकिन एक बार आप इसको याद कर लेंगे ना तो उसके बाद आपको ये मुश्किल नहीं लगेंगे। ठीक हो गया। तो पॉइंट्स आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। तो उन पॉइंट्स को देखते हैं पहले रफ वर्क में स्टेप बाय स्टेप वो क्या है। अब वो पॉइंट समझ लेंगे ना, उसके बाद क्वेश्चन 2 मिनट का ही हुआ करेगा। ठीक हो गया। हाँ, ये है ना कि अभी आपके अगर मैं कहता अगर मैं आपको रफ वर्क सारा जो एक्सप्लेन करूंगा अभी ये ना करवाऊँ, डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवा दूँ, तो आपकी वीडियो 5-6 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन थोड़ा रफ वर्क करवाऊंगा 3-4 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन वो एक बार लगेंगे। उसके बाद क्या होगा, आपको क्वेश्चन इस तरह का जितना मर्जी एडवांस है आपको इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम रफ वर्क देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम क्या देखेंगे कि डायरेक्शन कैसे देखनी है। सेकंड पॉइंट हम क्या देखेंगे कि वर्ड्स हैं कुछ, उनको अंडरस्टैंड करना है हमने, ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना है हमने। थर्ड पॉइंट क्या है कि मैं लिखता हूँ 1 लाइन विल गिव 1 एक्सप्रेशन। इस बात का मतलब क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक हो गया। तो ये डायरेक्शन को देखते हैं पहले हम। ठीक हो गया, पहले हम डायरेक्शन देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में। ये जो लाइन लिखी हुई है ना, देयर आर 5 स्टूडेंट सिटिंग इन अ रो। अब इधर अगर हम गौर करें, क्या इधर हमें डायरेक्शन गिवन है, नहीं गिवन।
लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है कि जब डायरेक्शन ना गिवन हो तो हम ये कंसीडर करते हैं कि वो किस तरफ देख रहे हैं 5 स्टूडेंट, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, यहाँ बना देता हूँ, ये 5 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ये किधर देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ। अब मैंने आपको बताया था कि जो पर्पज है कि नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, इसका हमें फायदा क्या होता है। इसका फायदा हमें ये हो जाएगा कि ये सारे के सारे 5 स्टूडेंट्स है ना, इनका जो राइट है वो इसकी तरफ हो जाएगा और इनका जो लेफ्ट है वो वेस्ट की तरफ हो जाएगा। ठीक हो गया। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं मान लूँ यहाँ पे ये एम बैठा हुआ है, तो एम का ये राइट हो जाएगा, एम का ये लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं कहता हूँ कि यहाँ पे क्या बैठा हुआ है, पी बैठा हुआ है, तो ये उसका राइट हो जाएगा, ये उसका लेफ्ट हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया कि जो डायरेक्शन का पॉइंट था जो मैंने पहले बताया था वही है। ठीक है, अब मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में भी देख लिया। ठीक हो गया, ये कॉन्सेप्ट आपने नहीं भूलना। अच्छा, अब सेकंड मैंने आपको कहा था कि अब हमने क्या देखना है कि ये वर्ड्स को समझना है हमने। ठीक है, अब हम वर्ड्स को समझते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये वर्ड आया एंड, ठीक है, आपने याद रखना है जब भी इस तरह सेंटेंस के बीच में एंड आए ना, उस एंड का मतलब क्या होगा कि जो सेंटेंस के स्टार्ट वाला वर्ड होता है ना, ये उसकी बात कर रहा है। मतलब पी क्या है, जो उसने एंड बोला, ये पी के लिए बोला है। ठीक हो गया, ये पॉइंट आपने याद रखना है। हाँ, एक एंड आता है कि कंबाइन करने के लिए, ए एंड बी, बी एंड सी, वो तो कॉम्बिनेशन के लिए है ना, यहाँ पे ये कंबाइन के लिए तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी सेंटेंस के सेंटर में एंड आएगा, वो शुरू वाले वर्ड के लिए आ रहा है। इसका मतलब क्या है, क्यों है, कैसे करना है, वो छोड़ दें, बस आप अभी इतना सा बात याद रखें कि जब एंड आएगा वो शुरू वाले वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया। इसी तरह एक दूसरा वर्ड है बट। जब भी सेंटेंस के बीच में बट आएगा, आपने याद रखना है वो भी शुरू वाले वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो बट जो जिस आया वर्ड, जिस लाइन में है, उस लाइन का स्टार्ट वाला वर्ड आर है, तो बट आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आपने इस एग्जांपल में याद रखने हैं, एंड का और बट का। ठीक हो गया, तो हमारे वर्ड्स क्लियर हो गए हैं। अब ये जो थर्ड पॉइंट है ना, कि वन लाइन विल गिव वन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हमने इसको समझना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ, वन लाइन। ठीक हो गया। अच्छा, वन लाइन को समझने से पहले ना आप ऊपर कोई भी लाइन पिक करें। फॉर एग्जाम्पल मैं सेकंड लाइन पिक करता हूँ ऊपर से। एक तो फर्स्ट लाइन है ना, देयर आर 5 स्टूडेंट्स सिटिंग इन अ रो। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन नहीं समझा रहा, अभी क्वेश्चन को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स है जो आपने याद कर लेने हैं, बस मैं वो समझा रहा हूँ। अभी क्वेश्चन तो 2 मिनट का काम है। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखते हैं हम सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ है, P इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ M। तो एक कॉन्सेप्ट ये है, या फिर कह लें एक पॉइंट ये है, आगे लिखा है एंड टू द राइट ऑफ O। टू द राइट ऑफ ए, ये दूसरा पॉइंट है। तो एक लाइन है ये कंप्लीट, इस एक लाइन के अंदर कितने पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। तो मैं क्या लिखता हूँ, वन लाइन होगी हमारे पास, तो उसमें क्या होंगे, 2 पॉइंट्स होंगे। तो उन 2 पॉइंट में से एक पॉइंट होगा, तो उससे क्या करेंगे, हम एक अरेंजमेंट बना लेंगे, और दूसरा पॉइंट होगा तो उससे हम क्या करेंगे, एक अरेंजमेंट बना लेंगे। अब इसी थ्योरेटिकल वे में समझे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो एक अरेंजमेंट बना लेंगे, अब इन दोनों अरेंजमेंट्स को कंबाइन करेंगे हम, और एक क्या करेंगे, एक न्यू अरेंजमेंट बना लेंगे। और इसी न्यू अरेंजमेंट को मैं कह रहा था कि ये एक वन एक्सप्रेशन देंगे। ठीक है, जो मैंने कहा ना, वन लाइन विल गिव वन एक्सप्रेशन, तो मैंने बात वन लाइन से स्टार्ट की थी, मैंने एंड किधर की है, वन एक्सप्रेशन पे। तो इसकी एग्जांपल लेके समझते हैं क्या मतलब है इसका। आप अज्यूम करें कि ये जो वन पॉइंट मैंने आपको बताया ना, वन पॉइंट जिसका मैंने ऊपर भी बताया था आपको, इससे हमने कोई अरेंजमेंट बनाई है ए और बी। ठीक है, इस तरह एक दूसरा पॉइंट था ये, तो इससे मैंने अरेंजमेंट बनाई है बी और सी। अब जो मैंने बात की थी ना न्यू अरेंजमेंट के नीचे, वो मैं कैसे बनाऊंगा उसको देखें। मैं करूंगा क्या, इन दोनों में से कॉमन पॉइंट पिक करूंगा, वो आ गया बी, फॉर एग्जांपल बी पिक कर लिया। अब मैं देखूंगा कि बी के लेफ्ट में क्या है, तो बी के लेफ्ट में ए है। ठीक हो गया, और बी के राइट में क्या है, तो बी के राइट में सी है। तो ये न्यू एक्सप्रेशन आ गया, तो मैं इसकी बात कर रहा था कि ये एक न्यू अरेंजमेंट है। ठीक हो गया, यहाँ इसको मैं वन एक्सप्रेशन भी कह रहा था। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये वन लाइन थी और ये नीचे वाली वन लाइन थी। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक पॉइंट है जो मैं आपको बता दूं यहीं पे ही। अभी मुझे पता है आपको ये हो सकता है थर्ड पॉइंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा लगे, लेकिन ये नहीं लगेगा जब एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, और उसके बाद प्रैक्टिस के बाद आपको कभी भी ब्रेन में सोल्व नहीं करना पड़ेगा। ठीक हो गया, आपको बड़ा सिंपल लगेगा। अब ये जो सारा काम हमने किया है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा मैं आपको इससे रेलिवेंट, ये सारा काम किया है ना, ये काम ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी चीज स्टार्ट होती है किसी प्रोसेस से होती है ना। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपको कि क्वेश्चन सोल्व करना है, सबसे पहले आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हो, या फिर आप क्या करते हो, क्वेश्चन का एक्सप्रेशन लिखते हो। ठीक है, उस एक्सप्रेशन पे फिर स्टेप्स लगाना स्टार्ट करते हो ना।
तो जब हमने ये सारे स्टेप्स लगाने हैं, एक लाइन पिक करनी है, उसके पॉइंट्स अरेंजमेंट बनानी है, फिर उन दोनों अरेंजमेंट को कंबाइन करके न्यू अरेंजमेंट बनानी है, तो ये सब के सब स्टार्ट होंगे ना, ये कैसे स्टार्ट होंगे, हर पॉइंट के लास्ट वर्ड से। जैसे यहाँ पे m लिखा हुआ है, अब ये m स्टार्ट कैसे हुआ है, p इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ m, ये लाइन स्टार्ट हुई p से और m तक गई, तो ये p से लेके m तक मैं कह रहा हूँ ना एक पॉइंट है, तो हर पॉइंट के लास्ट वर्ड से सब स्टार्ट होगा, ये सारा कॉन्सेप्ट, ये सारा काम स्टार्ट होगा थर्ड पॉइंट जो हमने सोल्व करना है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम एंड से आगे जाएं टू द राइट ऑफ o, तो हम o को पिक करेंगे, फिर ये सारा काम करेंगे। इसी तरह आगे जाएं r इज सिटिंग टू द राइट ऑफ n, तो हम n को पिक करेंगे, फिर सारा काम करेंगे। और फिर लेफ्ट टू o लिखा हुआ है, तो o को पिक करेंगे, फिर ये सारा काम करेंगे। ठीक हो गया। तो आई होप मैंने आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। हो सकता है इसमें टाइम लगा है आपका, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसका फायदा आपको बहुत होगा। ठीक है ना। क्या फायदा होगा कि अभी ये फाइव फ्रेंड्स थे ना, 5 स्टूडेंट्स हैं इस एग्जाम्पल में, तो जब ये 6 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, जब इतने ज्यादा हो जाएंगे ना, फिर आप उसको ब्रेन में सोल्व नहीं कर सकोगे। अभी हो सकता है आपके माइंड में आइए एग्जाम्पल तो बड़ी छोटी सी है, जो 2 मिनट में सोल्व हो जानी थी, लेकिन अभी पेपर में इतनी सिंपल एग्जाम्पल तो नहीं आनी, सीधी बात है ना, ये आपके एग्जाम्स में आनी है। यूजली यही होता है ना कि टीचर सिंपल करवा देते हैं और पेपर में एडवांस लेवल की आ जाती है। ठीक है, तो सिंपल का तो आपको पता है, ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती है, बस ब्रेन में भी सोल्व कर लो, काम चल जाता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स तो फिर पूरे स्टेप्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है ना। तो इस वजह से ना मैंने आपको सिंपल में सारे को कॉम्प्लेक्सिटी बता दी है, जब एडवांस लेवल आएंगे ताकि आपको इश्यू ना हो। तो अब हम क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने सिर्फ समझाया करना क्या, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं उन्हीं पॉइंट्स की बेस पे जो मैंने आपको समझाए हैं। पहला पॉइंट क्या है, देयर आर 5 स्टूडेंट सिटिंग इन अ रो। मैंने आपको बताया था डायरेक्शन नहीं गिवन, तो मैं क्या कंसीडर करूंगा, ये 5 पॉइंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं, और ये सब क्या कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। मैंने आपको बताया था डायरेक्शन ना गिवन होता नॉर्थ की तरफ, कितना सिंपल से हमने डायरेक्शन बना लिया। और मैंने बताया था जब कोई नॉर्थ की तरफ देख रहा हो तो उनका राइट क्या होता है, सबका सबका ये वाला, और ये लेफ्ट होता है। तो ये कितने इजीली हमने पहले अनकवर कर लिया। अच्छा, आगे क्या कहते हैं, P इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ M। मैंने आपको बताया था कि हमने जब वो ये थर्ड पॉइंट है जो मैंने आपको रेफर में बताया था कि अब हमने क्या करना है, M को पिक करना है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले हमेशा क्या करूंगा, M लिख लूंगा। ये मैंने M लिख लिया। ठीक हो गया। अब M का राइट और लेफ्ट क्या है, वही ऊपर मैंने डायरेक्शन बता दी हुई है, ये M का राइट है और ये M का लेफ्ट है। अच्छा, आपने हमेशा ऐसे ही करना है, एंड पॉइंट पकड़ना है, उसको M लिख लेना आपने, और इसका मतलब एंड पॉइंट पकड़ना है हमेशा, आपने राइट और लेफ्ट लिखना है, M को फिर एक बार दोबारा लिख लेना। ये सारा काम मैं क्यों करवा रहा हूँ इस तरह लिखने का, ब्रेन में ना सोल्व करना पड़े कुछ भी आपको। ठीक है, M को हमने दोबारा लिख लिया। अब हमने एक बार लाइन पकड़ के पहले M का राइट लेफ्ट लिखना है, फिर दोबारा उसी लाइन को पढ़ना है। क्या है, P इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ M। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो एंड पे लिखा है ना लेफ्ट ऑफ M, M का लेफ्ट क्या है बताएं। M का लेफ्ट आपको सिंपल पता लग रहा है ऊपर कि M का लेफ्ट क्या है, तो P को हम लिख देंगे लेफ्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन बन गया। मैंने कहा था ना आपको, एक लाइन होगी, उस लाइन के 2 पॉइंट्स होंगे, उनमें से हर 2 पॉइंट्स में से एक एक पॉइंट करके हम एक एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो एक पॉइंट से मैंने एक कॉम्बिनेशन बना लिया। ठीक है, एक अरेंजमेंट बन गया। अब नेक्स्ट हाफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट हाफ में पहले क्या वर्ड आ गया, एंड। ठीक है, तो वो जो रास्पर में मैंने 3 पॉइंट्स बताए थे आपको, उस 3 पॉइंट में सेकंड पॉइंट था वर्ड्स के बारे में। उन वर्ड्स में एक वर्ड था एंड। ठीक है, तो ये एंड किसको रिप्रेजेंट करता है, ये स्टार्ट वाले वर्ड को, लाइन को, तो मतलब ये पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया, यहाँ पी लिख देता हूँ। अब पी के बारे में देखते हैं क्या कह रहा है, पी टू द राइट ऑफ ओ। अब राइट ऑफ ओ ब्रेन में नहीं सोल्व करना, ओ है ना, तो मैंने आपको बताया था पहले हम ओ लिखेंगे। ठीक है, मैंने सेंटर पॉइंट पकड़ा ओ, फिर ओ का राइट लेफ्ट लिख लेना पहले मैंने ऐसे ही। ठीक है, फिर ओ को एक बार दोबारा नीचे लिख लेना मैंने। ठीक हो गया। अच्छा, बिल्कुल ऐसे जैसे एम का किया था। अब हम उस लाइन को दोबारा पढ़ेंगे। वो लाइन थी टू द, लाइन क्या थी, पी टू द राइट ऑफ ओ। राइट ऑफ ओ, ओ का राइट क्या है, सिंपल बताएं, ओ का राइट मैंने ऊपर बताया हुआ है, एरो में दिखाया हुआ है, तो ओ का राइट ये है, तो इधर क्या आ जाएगा, पी। कितने सिंपल हमने काम कर लिया। ठीक है, कोई ब्रेन में सोल्व नहीं कर रहे, सिंपल हम एम लिखते हैं, उसका राइट लेफ्ट लिखते हैं, और फिर हम देख लेते हैं जिसमें राइट, एम का राइट का है या लेफ्ट का है। हाँ, मतलब ओ पकड़ा, इसी तरह हमने राइट लेफ्ट लिख लिया हमने, फिर हमने देखा कि ओ का राइट क्या है, ओ का लेफ्ट क्या है, तो ओ के राइट में जो मांगे हमने वो लिख दिया। ठीक हो गया ना, कोई मुश्किल नहीं आ रही। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि एक लाइन के 2 पॉइंट्स हैं, वो हमने 2 पॉइंट्स पकड़े, उन 2 पॉइंट से 2 अरेंजमेंट बना ली। अब इन अरेंजमेंट को मैंने कहा था कंबाइन करना है आपने। ठीक है, तो अब हम ये 2 अरेंजमेंट्स आ गई हैं, अब कंबाइन करना है। कंबाइन किस तरह करेंगे, कॉमन देख के, दोनों में कॉमन क्या है,
पी कॉमन है इधर और इधर भी, तो पहले मैं पी लिख दूंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, देखूंगा पी के राइट में क्या है, तो पी के राइट में एम है तो मैं एम लिख दूंगा, और पी के लेफ्ट में क्या है, पी के लेफ्ट में ओ है तो मैं ओ लिख दूंगा। ठीक है, ओ पी एम। ठीक है, तो ये जो थी ना पी से स्टार्ट हुई हमारी लाइन एंड तक, तो हमारे पास ये क्या आ गया, ओ पी एम। ठीक हो गया, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इस कॉम्बिनेशन को। अब ओ पी एम तो आ गया मेरे पास, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि जो हमारे फाइव मैंने जो अरेंजमेंट्स बनाई है, चेयर्स बनाई हैं, ओपीएम को उन फाइव में से कहाँ प्लेस करना है, मुझे तो नहीं ना पता। तो आपने उसको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना कि आपको पता नहीं है कहाँ प्लेस करना है, कोई मसला नहीं, अभी हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो एक लाइन तो हमारी कवर हो गई है। ठीक हो गया, अब हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल इसी बेसिस पे, इसी मेथड पे, ब्रेन में तो सोल्व नहीं ना करना, जो मेरा पॉइंट था आपको, कि आपको मुश्किल ना लगे। अब नेक्स्ट लाइन है, आर इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एन। हमने फिर वही माइंड में लेके आना रफ वर्क का थर्ड पॉइंट, जिसमें हम क्या करते थे, पहले हमने सेंटर पॉइंट क्या करते थे उसके लिए एंड वाला वर्ड, तो ये एंड आ गया एन, एन को पिक किया। उसी तरह दोबारा एन का राइट और लेफ्ट लिख लेंगे, और राइट लेफ्ट कैसे लिखा है वो मैंने आपको बताया हुआ है। अब एन को एक बार दोबारा लिख लेंगे हम नीचे, ये मैंने दोबारा लिख लिया। अब हम लाइन को दोबारा पढ़ेंगे, लाइन को हमेशा 2 बार पढ़ना है। अब दोबारा पढ़ते हैं, क्या था, आर था ना पॉइंट, अच्छा आर के बारे में बात कर रहा है, आर इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एन। एन का राइट क्या है, एन का राइट ये है, तो आर इधर आ जाएगा आराम। ठीक हो गया, तो मैंने ये एन आर से एक कॉम्बिनेशन बना लिया, तो एक लाइन का एक पॉइंट तो क्लियर है, एक कॉम्बिनेशन बन गया। अब बट आया, अब ये रफ वर्क में मैंने सेकंड पॉइंट बताया था बट का आपको, कि बट किसको रिप्रेजेंट करता है, बट तो उस सेंटेंस के स्टार्ट वाले वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये तो पता लग गया यहाँ पे आर है, तो आर क्या है, आर लेफ्ट टू द ओ, तो फिर सेंटर पॉइंट क्या है हमारा ओ, तो मैंने ओ लिखा, ओ का राइट लिखा, ओ का लेफ्ट लिखा। ठीक हो गया, दोबारा ओ लिख लेता हूं मैं। ठीक हो गया, अब हम क्या देखेंगे, क्या कहते हैं इसको, ये जो ओ आया, अब दोबारा लाइन को पढ़ेंगे, क्या था, लेफ्ट टू द ओ, तो ओ का लेफ्ट क्या है, ओ का लेफ्ट इस साइड वाला है, तो उधर क्या आ जाएगा आर, तो ये आर आ गया, तो हमारा ये भी हो गया। अब ये 2 कॉम्बिनेशन बन गए, इनको कंबाइन करना है, क्योंकि एक लाइन से एक एक्सप्रेशन बनाना है, हमारी ये डिमांड थी। तो दोनों का सेंटर पॉइंट हम देखेंगे फिर दोबारा क्या है, आर, तो मैंने आर लिख लिया। अब आर के राइट साइड पे क्या है, ओ, तो मैंने ओ लिख लिया। आर के लेफ्ट साइड पे क्या है, एन, तो मैंने ये एन लिख लिया। तो ये एन आर ओ आ गया, तो मैं एन आर ओ यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक हो गया, अब ये 2 कॉम्बिनेशन बन गए 2 लाइनों के। अभी अगर हमें समझ आ जाता ना कि ये कहाँ प्लेस करना है चेयर्स में, ऐसी कोई बात बताई होती है हमें, लेकिन हमें क्वेश्चन में ऐसी कोई बात नहीं है कि बता दें यार ये राइट साइड पे लिखना है या लेफ्ट पे लिखना है, ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ हमें। ठीक है, तो उस चीज की वजह से ना अभी 2 एक्सप्रेशन आ गए हैं, इनको भी हम फिर कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर ना समझ आया आपको कि अभी भी ये चेयर्स में कहाँ प्लेस करना है, तो इनको फिर कंबाइन कर लेना है। किस तरह कंबाइन करना है, दोबारा हम देखेंगे इन दोनों में सेंटर पॉइंट क्या है, सेंटर पॉइंट है इन दोनों में क्या है, अगर हम देखें ओ, तो मैंने ओ लिख लिया। अब मैं देखता हूँ ओ के राइट साइड पे क्या है, ओ के राइट साइड पे पी एम है, तो मैंने ये पी एम लिख लिया। अब ओ के लेफ्ट साइड पे क्या है, एन आर है, तो मैंने एन आर लिख लिया। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन आ गया, इस कॉम्बिनेशन को मैं ऊपर लिख देता हूँ आराम से, एन आर ओ पी एम। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कॉम्बिनेशन बन गया। अभी मुश्किल लगा है आपको, लेकिन अब जिसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, और इन्हीं स्टेप्स के ऊपर जो मैंने आपको बता दिए हैं, शॉर्टकट मेथड, फिर आपको इस तरह का जितना मर्जी मुश्किल आ जाए, जितना मर्जी एडवांस आ जाए, आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक हो गया, अच्छा एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट मैंने आपको एक और बताना है, इधर ही बता देता हूँ मैं आपको। अभी ये आप समझ रहे हो कि आपको ये हो गया क्लियर, और आपको सोल्व करना आ गया, एग्री, आपको सोल्व करना आ गया, लेकिन कुछ पॉइंट्स मिस हैं इसके अंदर, क्योंकि ये एग्जांपल थी ना बड़ी सिंपल थी। अभी ये एडवांस आएगी, कुछ पॉइंट्स मिस हैं। ठीक है, तो जिस तरह मैंने आपको बता दिया ना 3 ट्रिक्स, आप समझ लें 2-3 ट्रिक्स और भी हैं, वो इस एग्जाम्पल में नहीं आई, वो आगे जब एग्जाम्पल्स करेंगे ना हम, तो वो 2-3 ट्रिक्स वहां पे आ जाएंगी, तो उससे क्या होगा, फिर आपका मैक्सिमम एडवांस भी आएगा, आपको इशू नहीं आएगा। ठीक है, मतलब लेट्स सपोज जैसे यहाँ पे मैंने आपको 2 वर्ड्स बताया ना, बट बताया और एंड बताया। अब एक वर्ड है हु, वो भी आ सकता है। ठीक है, इमीडिएट एक वर्ड है। अब ये वर्ड्स का मतलब क्या, ये आपको पता लगेगा अगले एग्जांपल्स में। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि स्टेप्स, मेथड सब कुछ यही होगा, बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऐड होती जाएगी। तो आपने कोशिश करनी है कि सीरीज कंप्लीट करें, कुछ और वीडियोस भी आएंगे, आप वो भी देखें, ताकि आपका पूरी तरह क्लियर हो जाए। क्योंकि फायदा नहीं ना, अगर आपने ये वीडियो देख ली है और आपको अंडरस्टैंड हो गया और आप बड़े हैप्पी हैं कि यार वाओ सर ने तो सारा कंप्लीट करवा दिया और समझ भी आ गई है, इसका फायदा नहीं होगा आपको तब, क्योंकि पेपर में ये नहीं आनी, पेपर में थोड़ी एडवांस आनी है। तो एडवांस के लिए जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है ना, जो न्यू ट्रिक्स में 2-3 और कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, तो वो नेक्स्ट वीडियोस में आएंगी। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है सीरीज कंप्लीट करनी है, ताकि आपके माइंड से बिल्कुल ही फियर खत्म हो जाए कि यार इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हमसे क्यों नहीं सॉल्व होते हैं। ठीक हो गया, तो अब ना हम क्या करते हैं
इसमें से ना एक दो एग्जाम्पल क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह आ सकता है इसमें से आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में। हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको किस तरह के आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे वो पूछ सकता है कि ना आप बताओ कि ना कि राइट एंड पे कौन है। ठीक है, राइट एंड मतलब ओवरऑल राइट हैंड कौन है हमारा। तो आपको पता है कि अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर राइट पे क्या है, एम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम। ठीक हो गया। अच्छा, सेकंड पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि मिडल में कौन है। अगर आप इन दो को देखें तो मिडल के उड़ाने के लिए हमने ये राइट साइड के दो उड़ा दिए और ये लेफ्ट साइड के दो उड़ा दिए, तो सेंटर में बचा ओ। तो ओ हमारा क्या है, मिडल में। तो इस तरह आपसे पूछ सकता है कि बताओ राइट हैंड पे क्या है, मिडल में क्या है, आर के राइट साइड पे कौन है। तो इस तरह आप ना ये यहाँ पे इस तरह आप इसको कर सकते हो। खैर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 5 मिनट्स का था या 7 मिनट्स का होगा, मैंने इसको 10-12 मिनट्स का कर दिया। ठीक है, वो ट्रिक्स बताने के लिए। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट है कि कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आएगा कि सर आप इस तरह कर देते हैं कि आप क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं, उसी में बता देते यार ये ट्रिक्स इस तरह लगानी है। अब हमें पहले रफ वर्क में एक्सप्लेन ना करते तो टाइम बच जाता, मैं एग्री करता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आपने सुना होगा कि हम कहते हैं एक चीज सिंपल होती है, एक चीज कॉम्प्लेक्स होती है। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है। ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स का मतलब बहुत मुश्किल है, नहीं। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि हम बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी प्रोसेस कर रहे हैं, और सिंपल का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन बहुत थोड़ी है जिसको हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो अगर ऐसा हो ना कि कॉम्प्लेक्स की जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ज्यादा, अगर उसको हम ब्रेक कर लेना थोड़ी थोड़ी करके, समझे उसको बेबी स्टेप्स में, तो कॉम्प्लेक्स भी सिंपल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक हो गया। इसी बेस के ऊपर अगर मैं ये करता ना कि क्वेश्चन को करना किस तरह और उसको सोल्व भी करवाता, दोनों चीजें इकट्ठी लेके चलता, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जानी थी ब्रेन में, तो ब्रेन को लगना था बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इन्फॉर्मेशन को ब्रेक किया। पहले जनरल वे में, कुछ थ्योरेटिकल वे में सारे स्टेप्स मैंने आपको पहले रफ वर्क में एक्सप्लेन कर दिए, फिर उनको सोल्व आपको मैंने नीट काम में करवा दिया। तो इस तरह आपको लगा कि बड़ा सिंपल हो गया। तो ये पीछे रीजन थी मेरी। ठीक है, तो आई होप तो आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको बता दिया सीरीज का पर्पस क्या है, मैंने आपको बता दिया हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए है, मैंने आपको बता दिया जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम्स आने हैं उन सब में ये आनी है। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे थोड़ी सी एडवांस एग्जाम्पल करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट में थोड़ी और एडवांस करेंगे। तो इस तरह हम क्या करेंगे, करते जाएंगे। तो आप मुझे इजाजत दे दिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज।